हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल इस बारे में लंदन से जब खबर आई कि बरतानवी एजेंसी नेशनल क्राइम एजेंसी जो है NCA, उसने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम से बरी कर दिया है और उनके जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ कर दिए हैं। उस वक्त तक ज़ाहिर है जो अनफ्रीज़ कर दिए और उस वक्त तक जो है डॉक्यूमेंट सामने नहीं आए थे और आज जब वो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं तो एक जो ऑर्डर है वेस्टमिंस्टर कोर्ट का, उसमें सुलेमान शहबाज का तो जिक्र है मगर शहबाज शरीफ का जिक्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक बात ये भी थी कि क्या ये जो सारी इन्वेस्टिगेशंस की हैं NCA ने, क्या पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे की थी? तो कल हमारे साथ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर साहब थे। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। पाकिस्तान के कहने के ऊपर हरगिज़ इसका आगाज़ नहीं हुआ। ये एक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर एक सिस्टम मौजूद है जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट्स हैं स्टेट बैंक का, जो ये मैं बरतानिया की बात कर रहा हूँ। ओके, हाँ, अगर हमारे यहाँ होगा तो हमारा जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है वो रिपोर्ट करता है। बरतानिया में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन वहाँ का वो यूनिट रिपोर्ट करता है। जिस तरह यहाँ की भी जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, अब पाकिस्तान का अगर आप इनको मुकदमा देख लीजिए तो पाकिस्तान में भी ये शुरू इसका आगाज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन से हुआ था। जो यहाँ के अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन थी वो हमारे स्टेट बैंक ने रिपोर्ट किया और फिर वो नैब ने मुकदमा किया और अब एक मुकदमा FIA में चल रहा है। पहली चीज़ ये है कि इस स्पेसिफिक अकाउंट और ट्रांजैक्शन को लेके पाकिस्तान में इनके मुकदमे के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। इस स्पेसिफिक जो ये पैसे फ्रीज हुए थे इनके ऊपर जो पाकिस्तान में मुकदमा है उसकी ट्रांजैक्शंस अलग हैं, वो अकाउंट्स अलग हैं, वो सारी चीज़ें अलग हैं। अब अगर पाकिस्तान का उसके अंदर क्लेम होता तो पाकिस्तान ज़रूर जाके उस मुकदमे में पार्टी बनता। हम कोई अपना वकील वहाँ पे करते, हम भी जाके परसू करते कि नहीं ये तो इस तरह से है, हमारा इसमें ये क्लेम है। आपने सुना बैरिस्टर शहजाद अकबर को वो पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ दे रहे थे। हमारे साथ लंदन से सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह मौजूद हैं, जियो न्यूज़ के वहाँ के ब्यूरो चीफ़ हैं लंदन में, और उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की। मुर्तज़ा, कल जब आपने ब्रेक की ये स्टोरी तो आपने कहा कि जो ये अकाउंट्स हैं ये दोनों के अनफ्रीज़ हो गए हैं। बाद में जो ऑर्डर आया उसमें सिर्फ सुलेमान शहबाज का जिक्र था, तो थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। दूसरा सवाल जो इसकी तरफ शहजाद अकबर ने इशारा किया कि हमने ये रिक्वेस्ट नहीं की थी NCA को, क्या ऐसा ही है? जाजी साहब, जो स्टोरी मेरी अगर आपने आज का न्यूज़ पढ़ा है तो आप उसमें एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, और इवन के कल जो जियो पे भी मैंने वो जो पूरी इसकी तफसीलात दी थी, ये कोई एक जो कोर्ट ऑर्डर के 2 पेजेस हैं, ये आप भी क्लियरली असरटेन कर सकते हैं कि उनके ऊपर ये स्टोरी नहीं बनी। इस स्टोरी के लिए मैंने बहुत सारे जो बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने पढ़े हैं। पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है मुझे उसके बारे में पता है, और मुझे कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। मैं पाबंद नहीं हूँ कि मैं उन डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करूँ। वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब जो अकाउंट्स फ्रीजिंग ऑर्डर्स लेते हुए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट कोर्ट को पेश किया कि उनको अकाउंट्स फ्रीजिंग ऑर्डर्स क्यों चाहिए, वजूहात क्या है। उस जो एसेट्स फ्रीजिंग ऑर्डर नहीं देते, जज को आपको कन्विंस करना पड़ता है नेशनल क्राइम एजेंसी को कि उन्हें एक इंडिविजुअल को क्यों इन्वेस्टिगेट करना है, वजूहात क्या है। उस जो रीजन थी, जो ग्राउंड ऑफ सस्पिशन कि किस सस्पिशन की बेस पे ये इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, अंडर सेक्शन जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है 202, उसके तहत उसमें बाकायदा तौर पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने लिख कर दिया हुआ है कि हम एसेट्स रिकवरी यूनिट से हमें रिक्वेस्ट आई है, ये वो उन्होंने लिख के दिया। आज तो जितने डॉक्यूमेंट्स कुछ सामने आ चुके हैं, मेरा ख्याल है उसके बाद तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो आपको भी बहुत हद तक क्लैरिफिकेशन हो गई होगी कि क्या शहबाज शरीफ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई या नहीं हुई, क्या उनके जो अकाउंट्स हैं उनकी छानबीन हुई या नहीं, और कितना कौन से, ये सिर्फ अभी तो बहुत चंद डॉक्यूमेंट सामने आए हैं। हाँ, इसमें मैं एक चीज थोड़ा सा आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ। जाहिर है कि जिस डॉक्यूमेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं हमारे पास वो शायद नहीं है। ये तो क्लियर है कि जो अनफ्रीजिंग अकाउंट ऑर्डर है मैजिस्ट्रेट कोर्ट का वो है सुलेमान शरीफ के बारे में, लेकिन ये भी बात क्लियर है कि शहबाज शरीफ साहब को ज़ेर तफ्तीश भी लाया गया था
और इसका सबूत ज़ाहिर है ये है, बिल्कुल जैसे आप खुद अभी कह रहे हैं कि एनसीए का लेटर है जो उन्होंने मतलब एक लिया टू कॉन्वॉय एंड कंपनी एंड बार्कलेज बैंक, जिसमें ये पूछा गया कि जी जो सोर्स ऑफ फंड्स है जो डिपॉजिट किया गया है तकरीबन 23,500 पाउंड्स फ्रॉम मियां शहबाज शरीफ, ये भी हम इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं। और उसके जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा कि जी मैं रजामंद हूं, यू हैव माय परमिशन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उनको इन्वेस्टिगेट किया गया है ना। देखें इसमें ज़रार साहब, ये ऐसे मैं आपको बिल्कुल एक जनरल रूल बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होता कि नेशनल क्राइम एजेंसी कहे कि हमें एक ट्रांजैक्शन है इसकी 50 पाउंड की या 5,000 की, इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना, ऐसे नहीं होता। उन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो इन्वेस्टिगेशन, आप किसी जो क्रिमिनल लॉ को जो जानता है आप उससे पूछते हैं, जो एनसीए के पास इतनी वाइड रेंजिंग पावर्स हैं कि वो किसी हद तक जा सकते हैं। वो जो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का जो आम कानून है उसके तहत 6 साल पहले जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने 20 ईयर्स बैक जाके ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन उस वक्त से लेके आज तक उन्होंने चेक। क्यों? ये जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई ये तो आज से 2 साल पहले शुरू हुई, जो ट्रांजैक्शन हुई वो तो बहुत पहले की। व्हाट डज इट एस्टैब्लिश कि जो उस वक्त से आज तक की ये इन्वेस्टिगेशन है, ये चंद दिन की नहीं। जो सुलेमान का जिस अकाउंट की आप बात कर रहे हैं, जो अकाउंट फ्रीज हुए, जुल्फकार नामी जो उनके दोस्त हैं, वो अकाउंट जो फ्रीज हुए, वो क्यों हुए? वो इसलिए कि द होल इंक्वायरी वाज ऑन शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ की जो, क्योंकि शहबाज शरीफ के अकाउंट से पैसे आए हुए थे सलमान के अकाउंट जी। शहबाज शरीफ पब्लिक फिगर है पाकिस्तान में, पब्लिक ऑफिस होल्डर। ये एक इंक्वायरी पब्लिक ऑफिस होल्डर जिसके ऊपर एलिगेशन ये था कि उसने पाकिस्तान के फंड चोरी किए हैं और देयरफॉर उसके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो यूके टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू। मैं आपको पूरा इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। ये मतलब ये हुआ है, इसकी बुनियाद पर पूरी इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट ने अलाउ किया। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, पुलिस को चार्ज करने से पहले और नेशनल क्राइम एजेंसी को कोई रेड कंडक्ट करने के लिए फ्रीजिंग ऑर्डर लेने से पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है और कोर्ट को रीजन देनी पड़ती है। ये वो रीजन हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है मोर्चा साहब, यहाँ जो डॉक्यूमेंट अभी तक सामने आए हैं, हो सकता है आपके पास मजीद भी डॉक्यूमेंट्स हों, उसमें ARU ने जब रिप्लाई किया है टू NCA तो योर क्वेरीज के, इसका मतलब है कि क्वेश्चंस वहाँ से आए हैं और ARU या NAB ने अलग अलग उनके जवाबात दिए हैं। तो इससे देखें जी, ये भी मैं आपकी एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। NAB ने जवाब, मीटिंग लंदन में NAB के जो ऑफिशियल थे उनकी हुई, लेकिन जवाब एसेट रिकवरी यूनिट ने दिया। और वजह उसकी ये थी कि एसेट रिकवरी यूनिट हट करता है, जो बरतानिया को जो बताया ये गया कि FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, NAB और FIA, इनको एक कंबाइंड एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है एसेट रिकवरी यूनिट। और ये कि एसेट रिकवरी यूनिट विल बी डीलिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीज ऑर्गन। ये है केस की असल रियलिटी। ठीक है। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आ रही मुर्तजा, और ये कल मेरे ख्याल है कि शायद शहजाद अकबर ने भी इसकी तरफ इशारा किया था कि यार वो वैसे भी हमारे कहने पर शायद इस तरह का एक्शन ना लें अब। और मैं शहबाज शरीफ, सुलेमान शरीफ की बात नहीं कर रहा। ओवरऑल हमें पता है कि ब्रिटेन का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है जो बाहर से लोग पैसे वहाँ पर डिपॉजिट रखते हैं। आई मीन इट्स अ बैंक, रशियन हो गए, कहीं भी हो गए, अफ्रीका से हो गए। ये कितनी कॉमन बात है कि सिर्फ अगर किसी कंट्री किसी तरफ से रिक्वेस्ट आए तो NCA उस पर इस किस्म का एक्शन ले, क्योंकि इस तरह की तो मैं सोच सकता हूँ कि काफ़ी रिक्वेस्ट आती होंगी मुख्तलिफ ममालिक से। देखिए, इसके मैं आपको बहुत सादा अल्फाज में समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसको बैंक भी कह सकता है कि आप जी कोई बंदा है, उसकी इतनी बड़ी अमाउंट उसके अकाउंट में आई है और आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि बैंक के पास उनके अपना हर बैंक के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सस्पिशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जिसे कहते हैं जी, हाँ उसको, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग चेक्स करते हैं, एक तो बैंक कह सकता है। उसके अलावा NCA की अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ जो स्टेट्स मुख्तलिफ, यहाँ पे क्या है कि स्टेट कोऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ स्टेट, आप इस केस में बिल्कुल, अगर आप इसको आसान ज़बान में मैं आपको समझाऊं कि इस केस में अगर तो 2 हुकूमतें उस केस को डिस्कस कर रही तो इसका मतलब है कि स्टेट टू स्टेट कोऑपरेशन है। और स्टेट टू स्टेट कोऑपरेशन जो डॉक्यूमेंट्स अब तक सामने आए वो सामने आ जाए।
और जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा ये कि हम वी आर असिस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि उनको जो एसेट्स हैं, क्रिमिनल एसेट्स हैं, उनको रिकवर करें, अदरवाइज जज ने उनको एसेट्स फ्रीजिंग ऑर्डर, अकाउंट्स फ्रीजिंग ऑर्डर नहीं देना था। ये एनसीए ने बकायदा अपनी डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, ये एनसीए के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में उन्होंने जज के सामने रखे और उसके बाद उन्होंने एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर। हाँ मुर्तज़ा, एक चीज़ और, क्योंकि हुकूमत यहाँ पे ये कह रही है कि ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की बात थी और जिसके बारे में तफ्तीश हुई। यहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना हुआ है शहबाज शरीफ पे और सलमान शरीफ पे, वो ये है कि इन्होंने कोई 21 अपने मुलाजमीन हैं जिनके अकाउंट्स में पैसे डलवाए, वहाँ से बाहर गए, वहाँ से वापस आए। तो ये तो उस ट्रांजैक्शन के हवाले से हुआ है। ये बाकी जो ट्रांजैक्शंस हैं ये तो जाहिर है उसमें शामिल नहीं होंगी, क्योंकि ये तो ट्रांजैक्शन अगर फ्लैट की परचेज़ की है तो उसके ऊपर ये ट्रांजैक्शन हुई होगी। सारी जो इन्वेस्टिगेशन है, अगेन मैंने आज अपनी जो न्यूज की रिपोर्ट है उसमें मैंने एक रेफरेंस लिखा हुआ है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो आर्टिकल भी पेश किया कोर्ट के सामने जो डेली मेल में छपा था जुलाई, मेरा ख्याल है मिडिल ऑफ जुलाई 2019, यानी ये इंक्वायरी शुरू होने से 3 से 4 महीने पहले। उसमें बाकायदा तौर पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने कमेंट्स लिखे हुए उस आर्टिकल के ऊपर, लेकिन उसमें कहा रिकमेंडेशन ये है कि उस आर्टिकल में जो मनी लॉन्ड्रिंग का रूप दिखाया गया है उसको देखने की जरूरत है, और उसको देखा गया। अच्छा, तो देखिए कोई भी एजेंसी, जाहिर है आप केस बिल्ड कर रहे हैं तो आप ऐसी दूसरी खबरें ज़रूर लगाते हैं साथ के भाई ये फ्लैट का भी मसला था, ये भी मसला था, लेकिन फोकस ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस जो है जिसके जो ऑर्डर में भी लिखा हुआ है वो सलमान शहबाज की उस ट्रांजैक्शन के हवाले से ही है। तमाम डॉक्यूमेंट्स उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं हो सकता, ये आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो उन पे इंटरप्रेट कर रहा हूँ जो चीजें अभी सामने आई हैं। मुर्तज़ा सुने, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि ऐसे नहीं होता कि आप पिक एंड चूज करें कि हम इस ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं। ये और कहीं जो ऑर्डर जो इसमें जो अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर जो इशू हुआ था, आप उस ऑर्डर को देख रहे हैं जो सिर्फ जिसके 2 पेजेस बाहर आए हैं। इसके अलावा देयर आर सेवरल ऑर्डर। ओके, आप अगर उसी के पेज 1 और 2 पे जाएं तो आप देखें कि वो एक्सटेंशन का जिक्र आ रहा है। वो कौन से ऑर्डर है जिनकी एक्सटेंशन है? पहला जो फ्रीजिंग ऑर्डर है उसमें वो है किसी के पास। पहला फ्रीजिंग ऑर्डर एक्सप्लेन एवरीथिंग कि फ्रीजिंग ऑर्डर क्यों इशू किए जा रहे हैं, वजह क्या है। तो वो आपके पास है तो वो चीज सामने आएगी। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो लास्ट, दैट इज द एंड, जिसके एंड पे लिखा हुआ है कि एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर्स आर बीइंग सस्पेंडेड। उससे पहले के कितने फ्रीजिंग ऑर्डर जो ऑर्डर्स है और उन ऑर्डर्स को एक्सटेंशन मिली है, उनके ऊपर हियरिंग्स हुई, वो किसी के पास नहीं। सही, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आपने बताया। जो पाकिस्तान में अभी भी हुकूमत जो हुकाम हैं वो इंसिस्ट कर रहे हैं। एक चीज़ जो मुर्तज़ा की है और जो डॉक्यूमेंट्स में भी है कि उन्होंने जब ARU या NAP को लिखा और इन्होंने जब जवाब दिया तो उसके अंदर इन्होंने इन केसेस की डिटेल्स दी कि जनाब जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हुकूमत जो मौक़िफ़ दे रही है इस सिलसिले में वो दुरुस्त है या गलत? हम अभी नहीं कह सर, हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि लेकिन एक और जो अभी 2 कंफ्यूजन्स का आपने जिक्र किया था इनिशियली, एक थर्ड कंफ्यूजन भी थी मेरे जहन में अबाउट AFOs। अगर आप इजाजत दें तो एक वक्फे के बाद थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, अब कल जब ये खबर आई कि ये अकाउंट अनफ्रीज हो गए हैं और फिर जाहिर है पॉलिटिकली इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से पेश किया गया, मैं एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार बना कि क्या वाकई इतना आसान होता है UK में अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर के तहत किसी के भी अकाउंट को 2-2.5 साल के लिए बंद करना? यकीनन नेशनल क्राइम एजेंसी या जो भी इदारा AFO कोर्ट के सामने रख रहा है उसको कोई ना कोई सबूत पेश करने की ज़रूरत भी होगी। लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि नहीं है। 2018 में ये मेजर जो AFO का है ये इंट्रोड्यूस किया गया है और इसमें जो मज़ेदार बात है कि पहले आपका अकाउंट बंद होता है फिर तफ्तीश शुरू होती है
और अकाउंट ये ऑर्डर ऑब्टेन करने के लिए नेशनल क्राइम एजेंसी या कस्टम्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो भी ये ऑर्डर दे, उसको सिर्फ ये बताना होता है कोर्ट को कि यार हमें शक है। तो ये अब मैं इसके बारे में पढ़ा था कि कितने, और जब से ये आया है, क्योंकि पिछले जो कवानीन थे इससे पहले, उसमें फिर कोर्ट आपसे 1000 सवाल पूछती है कि जी आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो मियां सदीक के अकाउंट में 1500 पाउंड आए हैं ये किसी मनी लॉन्ड्रिंग या क्रिमिनल प्रोसीड्स में। तो वो अक्सर ऐसे ऑर्डर मिलते नहीं थे। इसके बाद इतनी आसानी हो गई है कि जो आपकी नेशनल क्राइम अथॉरिटी है, उन 2019 और 2020 के जो एक साल है, 200 मिलियन पाउंड AFOs के तहत उन्होंने सील कर दिए हैं। जो रेवेन्यू और कस्टम्स डिपार्टमेंट है उसने कोई तकरीबन 170 अकाउंट्स इस तरह के बंद किए थे। अच्छा, ये इतनी इस्तेमाल हो रही है अभी, अगेन क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ कम है, कि लॉ डिपार्टमेंट्स ने, अभी मैं आज बैठ के देख रहा था, बाकायदा डिपार्टमेंट्स अपनी स्पेशलाइज्ड बना दी हैं कि जी क्या आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, और यकीनन आपके तो मतलब और ग्रोसरी शॉपिंग के भी पैसे नहीं होंगे, तो आप हमारे पास आएं और हम कोई ना कोई आपकी रिवायत कर देंगे। मतलब इतना ही ओवर यूज हो रहा है। अच्छा, ये भी नहीं है कि भाई आपके पास कोई लाखों पाउंड हो तो फिर आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। मिनिमम बैलेंस फ्रीज होने के लिए क्या है? 1000 पाउंड। तो दिस इज लेकिन यहाँ पे तो जाहिर है जब रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने फ्लैग किया है तो उसको बुनियाद बना करके अच्छा प्रोसीजर क्या होता है? कंधे की लाठी लग रही है, किसी को भी लग जाए। अच्छा, कभी कभी पेज ऑफ ऑल्सो अभी मैं भी बताता हूँ। अच्छा, ये होता कैसे है? हर साल हजारों सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स बैंक की तरफ से जाती है NCA को या रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को कि जी वसतुल्लाह खान है, वैसे तो ये मतलब महीने के इसके पास 200 पाउंड आते हैं बेचारे के, मतलब वेलफेयर पर है, एकदम इसके पास 5000 पाउंड कहाँ से आ गए, ये सस्पिशियस है। ठीक है, तो वो कहेंगे यार आप तो इधर आए, 2 सालों के लिए आपका अकाउंट बंद है, फिर हम उसके बाद देखेंगे। अच्छा, कभी कभी लॉटरी भी लग जाती है, जैसे कि अच्छा ये तो ये एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर है, फिर एक अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर है। अगर ये आपको थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा है तो 2019 में मलिक रियाज के साथ जो हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर फ्रीजिंग करनी आसान है, इसको फॉरफिट कराना कोर्ट के सामने बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर फिर आपको बहुत प्रूफ देने पड़ते हैं। तो होता क्या है कि ज्यादातर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है। वो अजरबैजान का जो स्टेट बैंक था, हाँ, उसके गवर्नर की बीवी ने हैरिट्स में शॉपिंग की, जब 2 लाख पाउंड की, हाँ, तब पता चला ओहो ये क्या हो रहा है, फिर फ्रीज हो गया था। ये भी है। अच्छा, लेकिन क्योंकि लॉन्ग कोर्ट प्रोसीजरिंग्स होती हैं, कॉस्टली होती हैं, तो यूजुअली जो डिपार्टमेंट होती है ना NCA, वो जाती है यार वसतुल्लाह, मतलब हमें भी पता है कि आपने गेम की है, लेकिन 3 साल लगेंगे, उसके बाद आपको इतनी इसमें जुर्माना पड़ेगा, बेहतर है कि हम कोई मुकमुका कर लेते हैं, जैसे मलिक रियाज के साथ हुआ 190 मिलियन। अच्छा, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन भेजी गई नैब की तरफ से, उसके बारे में, क्योंकि क्वेरीज के नाम से अब वो डॉक्यूमेंट तो आ ही गया है कि ARU और नैब से उन्होंने मांगे, तो ये ख़बरें ज़रूर है कि नैब के ऑफिशियल्स ने भी जो इंफॉर्मेशन भेजी उसको उन्होंने जो है उसको सस्टेनेबल तस्वुर नहीं किया। अच्छा, अब उसमें वजह जो कुछ भी हुई है, मुझे ये बताया गया है कि सीनियर नैब ऑफिशियल हैं लाहौर के, उनकी शहबाज शरीफ के साथ कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस एक्सचेंज हुए और वो किसी एजेंसी ने वो चीज़ जो है वो इंटरसेप्ट की है और वज़ीर आज़म तक भी पहुंचा दी है कि जनाब ये हुआ है, सारे पट्टी फिटिंग चल रही है अंदर भी, क्योंकि ये जो केस यहाँ वाला है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है जो वहाँ पे हो रहा है। देखें, वहाँ शहबाज शरीफ का वही 2005 के फ्लैट की है ना, हाँ, ये क्लियर है। अब लेकिन होगा क्या, जाहिर है इसके पॉलिटिकल ये होगा कि अब यहाँ अगर बैंकिंग कोर्ट सज़ा दे भी देता है, जो हमारे जाहिर है सारे बैंकिंग कोर्ट दे देंगे, वो सीधा जाएंगे इस केस की क्वाशमेंट के लिए लाहौर हाई कोर्ट और कहेंगे जनाब ये हमारे पास तो NCA का सर्टिफिकेट है, भाई के पास है। तो दैट इज़ हाउ ये केसेस जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, या वो ये डाल देंगे लाहौर हाई कोर्ट में कि जनाब ये यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, ये देखें असली और बड़े इदारे NCA ने हमें, भाई हमारे पास सर्टिफिकेट है यार। अच्छा, अब यही है ना जिससे मैं कल में एक चीज़ की समझ नहीं आ रही थी कि क्या सिर्फ हमारी गवर्नमेंट के कहने पर ऐसा स्टेप लिया जा सकता है या नहीं, क्योंकि मैं अपनी देसी सोच में मैं ये सोचता हूँ कि यार इस तरह तो वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को वापस कर दो,
कोई नहीं के घास डालता, इस तरह तो पता नहीं सालों से कह रहे हैं अल्ताफ भाई का किसी ने घास नहीं डाली। लेकिन जहां तक एसिड फ्रीजिंग ऑर्डर की बात है तो इतना इसका लो बार है फॉर प्रूफ कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट की कंप्लेंट पर ये किया है। लेकिन फिर भी उसके साथ शहजाद अकबर की एक बात मुझे याद आती है कि सर अगर हमने ये किया होता तो जब ये एसिड फ्रीज हुए थे, अकाउंट फ्रीज हुए थे, तो हमने भंगड़े नहीं डाले होते। ये एक सवाल है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत से सवालात हैं। हमने बात की कि इससे मजीद सवालात ने जन्म लिया है। जैसे तीसरे सेगमेंट में भी जारी रखना ही है। नहीं यार वो सब अब छोड़, चलो यार शुक्र है, जरा वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और इस्लामाबाद में आजकल बल्कि गुज़िस्ता चंद हफ्ते से बड़ी बाज़गश्त है कि जो नए 2 पोस्ट सेक्टर खुले हैं F14 और F15, उसमें टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टॉप जजेस और उसके अलावा बहुत से लोगों को प्लॉट्स दिए गए हैं। बात यहाँ तक पहुँची कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक जा पहुँची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस महीने के अवाइल में इस सारे प्रोसीजर को सस्पेंड कर दिया था और तकरीबन जो वेबसाइट पे है वो 4723 प्लॉट्स की लिस्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी वालों ने वो डाली हुई है। मज़े की बात यह है कि अब ये स्टोरी आई है कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी जो इस सारे चीज़ों को देख रही है, उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबरान ने भी प्लॉट ले लिए हैं और एक कनाल के, जिनकी मालियत ज़ाहिर है हर प्लॉट की करोड़ों में है। और मज़े की बात यह है कि इन प्लॉटों की तफसील भी वेबसाइट के ऊपर नहीं डाली हुई। तो इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉन के सहाफ़ी असद मलिक इस्लामाबाद से मौजूद हैं। असद, ये क्या चक्कर चल रहा है यार? पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक चला गया, अब ये खबर आपने जो लगाई है कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अपने लिए भी छप्पर कर लिए हैं प्लॉट और उनकी तफसील भी वेबसाइट पर नहीं डाली। जी जैदी साहब, ये जो 17 अगस्त को एक बैलेटिंग हुई और उसमें मुख्तलिफ जो फेडरल सर्विस के जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको प्लॉट की अलॉटमेंट की गई। उसमें शुरू में तो जजेस के जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस साहिबान हैं उनके नाम थे उस फहरिस्त में, और उसके बाद जो सिविल सर्वेंट्स थे उनके नाम थे। उसमें 2 हुकूमती मावनीन के भी नाम थे। खैर उन्होंने अपनी सर्विस में अप्लाई किया था उसका। लेकिन ये जो अभी जो डेवलपमेंट सामने आई, क्योंकि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थे उसके बाद इनकी जो मीटिंग हुई बोर्ड की, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स की, उनकी जो इस फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन है, वो वफाकी वजीर है तारिक बशीर चीमा, उनकी सरबराही में ये मीटिंग हुई थी। और इसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो अरकान हैं उसमें डायरेक्टर जनरल थे ये हाउसिंग अथॉरिटी के, उसमें पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन जो है PHF उसके MD थे, उसके अलावा चीफ कमिश्नर थे उसमें, और दीगर भी लॉ मिनिस्ट्री के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के, और ज्यादातर जो है वो हाउसिंग अथॉरिटी के पास जूनियर लेवल के भी अफसर थे। और उनको इस मीटिंग में जो है वो ये डिसीजन लिया गया, फैसला लिया गया कि इन जो बोर्ड के मेंबरान हैं उनको भी जो है ये प्लॉट्स जो है वो दे दिए जाए। हालांकि अगर आप देखें तो उस वक्त की वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे लोग थे और बहुत से सीनियर लोग थे। मेरी भी इसमें जब मैं स्टोरी कर रहा था तो बाज़ जो पाकिस्तान के जो साबिक सफ़ीर हैं, जो एक्स डिप्लोमेट्स हैं, उनमें बड़े बाज़ मशहूर लोग भी हैं, और उन्होंने बताया कि वो रिटायरमेंट में इस किस्म की जब स्कीमें आती थी उन्हें पता ही नहीं चलता था क्योंकि वो बाहर होते थे, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे दे दी जाती थी। और इसी तरह से उनमें से बहुत से लोग अभी इस्लामाबाद में किराए के घरों में रह रहे हैं, जबकि यहाँ पर आप देखें तो एक तो ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो मीटिंग जो मेंबर्स हैं जो कि जूनियर लोग थे उनको दे दिए गए, बल्कि इससे पहले भी मैंने एक जो है वो स्टोरी की थी, वो ये कि इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, कम से कम 17 लोग जो है वो मैंने आइडेंटिफाई किए जिनको यहाँ पर 2 प्लॉट एक कनाल के, और उसके अलावा पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की वहाँ पे एक कनाल के और 14 मरले के उनको डबल स्टोरी जो है वो घर भी जो है वो दिए गए। तो ये जो मिनिस्टर साहब ने खुद नहीं लिया इसमें
जब उन्होंने ज़ाहिर सुपरवाइज किया जो हाउसिंग के मिनिस्टर हैं? जी, ये हाउसिंग के जो वफाकी वज़ीर हाउसिंग के तारिक बशीर चीमा वो इसके चेयरमैन थे, और जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है जो कि ये 16 सितंबर को जो है वो सर्कुलेट किए गए, उस पर डेट 16 सितंबर की है, लेकिन उससे भी बाद में जो है वो सर्कुलेट किए गए थे मेंबर्स में। उसमें ये लिखा है कि यूनानिमसली जो है वो इस जो डिसीजन है उसको अडॉप्ट किया गया, यानी कि जो तमाम मेंबरान थे उन्होंने मुतफ़िका तौर पर एक आप देखें कि इन जो मेंबरान थे इन्होंने जजेस को सुप्रीम इसमें उन जजेस को प्लॉट दिए, उन सबके नाम थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी नाम था, सीनियर जूनियर जज जो है इस वक्त उनके भी नाम थे, इसके अलावा भी दीगर जजेस साहबान के नाम थे, सब लोगों के नाम दिए। लेकिन इसमें यह हुआ कि इन्होंने अपने नाम जो है वो उसमें लिस्ट में नहीं डाले, और उस मतलब कि वो सोच रहे थे कि यार मतलब हम सारी दुनिया को प्लॉट बांट रहे हैं तो हमारा भी तो एक हक बनता है। लेकिन मलिक असद, क्या ये किया जा भी सकता है? नहीं, ये आप सवाल आपसे पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और कहानी काफ़ी मज़ेदार है। कुछ प्लॉट्स थे जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कुरानंदाजी के बाद अलॉट किए जाने थे। अच्छा, कुरानंदाजी के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए गए कि इसमें कुछ बज़ाहिर हेरा फेरी हो रही है। ये मामला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहद मिनल्ला साहब ने कहा कि जी इन प्लॉट्स की अलॉटमेंट पर को हम रोक रहे हैं। लेकिन अब क्या पता लगता है, और ये मलिक असद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी ही स्टोरी की ये डिटेल्स हैं कि जिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ये सारे काम करने थे, मतलब प्लॉट्स को अलॉट करना था, उनकी कुरानदाजी करनी थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उन्होंने बड़े चुपके फैसला किया कि सर हम भी भाई का भी तो हक बनता है यार, तो अपने हर एक मेंबर को, और जाहिर है कि ये यूनानिमस डिसीजन थी, को कौन पागल कहेगा कि नहीं जी मैं तो असूल पर कायम हूं, मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, ऐसा शायद कोई बंदा नहीं है अब मुल्क में। उन्होंने अपने आप को भी एक एक कनाल के प्लॉट दिए, और ये जहमत भी नहीं की कि वेबसाइट पर अपडेट कर दें कि बस सर अब हो गया ना। यार कुछ अखलाकियात होती हैं, इसलिए उन्होंने वेबसाइट पे, मैं बताता हूँ आपको क्या अखलाकियात हैं सर। जो चौधरी मोहम्मद इरफान साहब हैं, जो तर्जुमान है इस इदारे के, उन्होंने कहा कि सर ये तो सर्विस बेनिफिट है ना, अब हम इतना काम कर रहे हैं, हाँ मतलब मुल्क के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, और भाई एक कनाल, उसके बावजूद ये कैरेक्टर की बात है कि उन्होंने अपने नाम नहीं डाले, ये तो अप्रिशिएट करें, ये अखलाकियात हैं ये। चलिए प्लॉट ठीक है, मैं इसको अपनी तरफ अप्रिशिएट करने, वेबसाइट से पर्दा फरमा, हाँ व्हाई नॉट एनीवे, कुछ तो अखलाकियात बची है ना मुल्क। वो वेबसाइट के इनकॉग्निटो मोड में चले गए थे। तो मलिक साहब मुझे एक बात बताएं, ये हो भी सकता है, मतलब रूल्स क्या कहते हैं इसके बारे में? हो चुका है, लेकिन क्या ये टेक्निकली अलाउड भी है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नाम की भी एक चीज है, उन्होंने भी शायद इसके ऊपर कोई कमेंट किया है। जी, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 23 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें ऑडिट ऑब्जेक्शन था ये, और ये ऑडिट ऑब्जेक्शन आपका नहीं था, ये ऑडिट ऑब्जेक्शन तकरीबन 6 माह पुराना था। और उसमें ये इस तरह से होता है कि जब भी इस किस्म की कोई स्कीम वगैरह आती है तो ये इसमें वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स अपना 1% कोटा रखा हुआ था, वो यहाँ से भी ले लेते थे एक प्लॉट, और एक प्लॉट जो है वो सर्विस बेनिफिट के तौर पे भी ले लेते थे। वो जो 1% कोटा जो है उसमें फिर बाद में ये हुआ कि उन्होंने उसको प्रायोरिटाइज कर दिया कि जी यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनको पहले प्लॉट दे दिया जाए। तो उस पे ऑडिट ऑब्जेक्शन था कि ये आर्टिकल जो 25 है ये उसके खिलाफ है, ये उसकी वायलेशन है। तमाम सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर ये नहीं है कि कोई वजारत हाउसिंग में काम कर रहा है या कोई CDA में काम कर रहा है या कोई बोर्ड का मेंबर है तो आप उसको पूरी तौर पे प्लॉट दे दें। और इसमें भी देखें कि ये यहाँ पर इनकी एक बहुत एक आप समझें कि एक मैनिपुलेशन एक या इनकी बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि फेयर प्ले नहीं, क्योंकि इससे पहले एक स्कीम आई थी 12 कहू की जो स्कीम थी उसमें लैंड जो है एक्वायर करने के बड़े इश्यूज थे। फिर वो वहाँ पे जो प्लॉट है वो काफी सस्ता था, और वहाँ पर जो प्लॉट 12 कहू में दिया जा रहा था वो तकरीबन उसकी वैल्यू जो है वो इतनी ज्यादा नहीं थी, मार्केट वैल्यू, और उसकी जो लैंड जो यहाँ से इनसे पैसे लिए जा रहे थे। तो वहां पर तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अगर इनको शेल्टर एक प्लॉट एक सर्विस बेनिफिट था वो तो इससे पहले आई थी, और फर्स्ट कम
फर्स्ट सर्व बेसिस पे थी। वहां पर तो इन्होंने नहीं लिए, वहां पर किसी भी बड़े जो ब्यूरोक्रेट है उसने नहीं लिए, जो बस ऐसे ही थे जिनको इन्होंने खाता पूरी करनी थी, उनको वहां पर डाल दिया। और उसका जो है वो ये भी नहीं लग रहा कि वो आइंदा 5 साल में भी वो कंप्लीट हो सकेंगे, जबकि यहाँ पर FWO को जो है वो ठेका दिया गया है। वहाँ FWO यहाँ पर तामीराती काम कर रहे हैं और बड़ी तेजी से जो है वो यहाँ पर काम चल रहे हैं। और अभी भी आप देखिए ज्यादा अट्रैक्टिव है ना, ये तो ज्यादा अट्रैक्टिव है ना, जाहिर है डेवलप नहीं कॉर्नर प्लॉट ही ले सकते, लेकिन यहाँ पर जो जमीन की कीमत है वो काफी ज्यादा है। अभी जो रॉ प्लॉट जो मतलब अनडेवलप्ड प्लॉट भी है वो भी तकरीबन 2 करोड़ का है। सही हाथ मारा है। चलिए, बहुत शुक्रिया मलिक असद। और ही क्योंकि ये चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है और उसकी अगली जो तारीख़ है वो 14 अक्टूबर को आएगी, उस वक्त हुकूमत को हिदायत ये की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि आप इस बारे में पॉलिसी बनाएं, और हुकूमत ने कमेटी बनाई है जिसकी सरबराही असद उमर कर रहे हैं। ये 15 में सहाफ़ियों का कोटा नहीं है, बिल्कुल है। तो हमारा कहाँ है यार? हम नहीं, मतलब ये सब 12 छोड़ो, ये मतलब ये बातें करते हैं, काम की बात तो नहीं की कि यार भाई का प्लॉट कब मिलेगा। मतलब मैं तो 2 करोड़ के प्लॉट की भी बात नहीं कर रहा, तो सहाफियों के 50 लाख का प्लॉट दे दो यार। जिस तरह तुम लोग प्रोग्राम कर रहे हो, मैं इतना बुरा हूँ? जिस तरह के तुम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, उछल उछल के, अब मुझे बताओ कौन से प्रोग्राम करने होंगे, मैं वो भी कर दूंगा। मिल जाए तो बड़ी बात। आप मुझे बताएं ना कौन सा प्रोग्राम करना पड़ेगा। सहाफियों के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में नहीं आते। चलो यार ठीक, इस बात पर जवाब नहीं देना, इजाज़त लेते हैं, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।